Hello dear student, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar. Now today we will discuss structure of eukaryotic cell या parts of eukaryotic cell. Students, इससे पूर्व की वीडियो में हमने कोशिका के विभिन्न प्रकार बात किए थे, जिसमें हमने यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, अविभेदित कोशिका, विभेदित कोशिका और पुनः विभेदित कोशिकाओं की बात की थी। और आज हम बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस प्रकार के पार्ट्स रखती है, उसके कौन कौन से अवयव है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिका के पार्ट्स या अवयव। तो हम बात कर रहे हैं भी यूकेरियोटिक सेल के अवयव या पार्ट्स। तो अपन यहां पर जो यूकेरियोटिक सेल जो कर रहे हैं वो एक टिपिकल या एक प्रारूपिक क्या है भी यूकेरियोटिक कोशिका है, और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट हो ऐसा नहीं है। हमने ये काल्पनिक यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में मानते हुए कि यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके कौन कौन से अवयव है, वो अपन ने बात की है। तो एक प्रारूपिक यूकेरियोट कोशिका के अवयव अपन बात यहां कर रहे हैं। चलिए, तो यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसके मेनली 3 मेन पार्ट्स है। सबसे पहला है सेल वॉल, वैक्यूल एंड प्रोटोप्लास्ट। देखो, सेल वॉल, इसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है जो एक रक्षात्मक आवरण के रूप में प्लांट सेल में और जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोट सेल में उपस्थित होती है। एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। केवल प्लांट सेल में और जो बैक्टीरियल सेल है उनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये कोशिका का एक अजीवित पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, जो मृत पार्ट के रूप में उपस्थित है। तो कोशिका को कठोरता प्रदान करने में उसके बाहरी कंकाल के रूप में कार्य करती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, जिसे अपन कहते हैं मध्य पटलिका, प्राइमरी वाल, प्राथमिक भित्ति, सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल, जो कि 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई है, S1, S2, S3, यानी द्वितीयक भित्ति की बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, और टर्सरी वाल, तृतीयक भित्ति। इस तरीके से जो सेल वॉल होती है उसमें 4 स्तर उपस्थित होते हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति और तृतीयक भित्ति। और इस तरीके से एक प्लांट कोशिका को एक कठोरतम आवरण प्रदान करती है। तो सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग पार्ट है, जिसमें मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल प्रेजेंट होती है। इट इज क्लियर, फर्स्ट पार्ट। आगे अपन बात करें सेकंड पार्ट की, अपन बात करें तो देखिए, सेकंड पार्ट है वैक्यूल। इसे अपन रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका, या इसे अपन रसधानी भी कहते हैं, रसधानी, रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल। देखिए, इसमें एक क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे टोनोप्लास्ट अपन कहते हैं। तो रिक्तिका की अगर मैं बात करूं तो जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और एनिमल सेल में रिक्तिका एब्सेंट होती है या छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो वैक्यूल के चारों ओर जो कला पाई जा रही है उस कला को क्या कहते हैं भी, टोनोप्लास्ट। तो ये कला है टोनोप्लास्ट, और इस रिक्तिका के अंदर जो भरा हुआ रस है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक मेटीरियल है, इसे अपन सेल सेप कहते हैं, इसे अपन कोशिका रस कहते हैं। तो ये कोशिका रस है, और ये क्या है भी, टोनोप्लास्ट। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, इसको इसी रूप में अपन कहेंगे, टोनोप्लास्ट के रूप में ही कहेंगे।
अब देखिए जो रिक्तिका है वो बहुत सारी प्रकार की होती है। पहली है कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुंचनशील रिक्तिका। ये संकुंचनशील रिक्तिका है जो कोशिका के जल का नियमन करती है। वाटर के जो नियमन है उसको रेगुलेट करती है। वाटर जो मात्रा है कोशिका में जल की मात्रा का नियमन करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल संकुंचनशील रिक्तिका। फूड जो वैक्यूल की अगर अपन बात करें तो ये खाद्य धानियां हैं, इन्हें अपन खाद्य धानियां कहेंगे। खाद्य धानियां ये खाद्य पदार्थ से भरी होती है और लाइसोसोम के द्वारा इनका डाइजेशन किया जाता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरी जो वैक्यूल है वो गैस वैक्यूल है। इन्हें अपन गैसीय रिक्तिकाएं कहते हैं, गैस रिक्तिकाएं। और इनमें गैस भरी होती है जो क्या करती है, उत्प्लावनता प्रदान करती है कोशिका को जल में तैराने में, या जो ऑक्सीजन और गैसों का विनिमय भी इसके द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से यूकेरियोट कोशिका में 3 प्रकार की क्या हो सकती है, अभी रसधानियां हो सकती है जिसमें संकुंचनशील धानी, फूड धानी और गैस धानियां हो सकती है। तो ये है भी रिक्तिका या वैक्यूल। थर्ड पार्ट अगर अपन बात करें तो थर्ड पार्ट है भाई इसका, वो है जो अपनी जो सेल है उसका थर्ड पार्ट है प्रोटोप्लास्ट। हम बात करें प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो देखिए यदि किसी भी कोई भी एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में से सेल वॉल को हटा दें और वैक्यूल को हटा दें तो बची हुई कोशिका अवयवों को अपन क्या कहेंगे भी, प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे इसे, प्रोटोप्लास्ट, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्यक। क्या कहते हैं भी, जीव द्रव्यक। तो जीव द्रव्यक है ये प्रोटोप्लास्ट, यानी किसी भी प्लांट सेल में से क्या हटा दें, सेल वॉल हटा दें और सेल में वैक्यूल हटा दें, जो बचा हुआ मटेरियल है वो क्या कहलाएगा भी, जीव द्रव्यक कहलाएगा। जैसे अपन बात करें कि ये एक प्लांट सेल है, इसमें ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है। तो इसमें से ये सेल वॉल हटा दी, ठीक है, ये सेल वॉल हटा दिए अपन ने और ये वैक्यूल भी हटा दिए अपन ने। तो बची हुई कोशिका, जो अब कोशिका के जो अंदर पार्ट है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे भी, जीव द्रव्यक कहलाएंगे। देखिए यहां पर बहुत सारे शब्द आएंगे और आज तक आपने उन सभी शब्दों को एक सिमिलर समझा है, परंतु उसमें डिफरेंट समझ लेना कि जीव द्रव्यक क्या है, जीव द्रव्य क्या है। और आगे अपन बात करें कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे यहां पर। क्लियर। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं, अब ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। आगे अपन बात करें, देखिए यहां पर ये जीव द्रव्य क्लियर हो गया आपकी भाई। जीव द्रव्य क्या है, यदि किसी भी प्लांट सेल में से हम सेल वॉल और वैक्यूल को अलग कर दें, रिक्तिका को अलग कर दें, तो बचा हुआ मटेरियल जो कोशिका के अंदर जो बच रहा है वो क्या है, जीव द्रव्य। ठीक है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि एक एनिमल सेल, जंतु कोशिका है, उस जंतु कोशिका में न सेल वॉल होती है और न रिक्तिका होती है। तो जंतु कोशिका के लिए अपन कौन सा वर्ड काम में ले सकते हैं भी, प्रोटोप्लास्ट वर्ड जंतु कोशिका के लिए अपन काम में ले सकते हैं। उसके पश्चात अपन बात करें, यहां पर प्रोटोप्लास्ट के 2 अवयव है। अब एक है प्रोटोप्लाज्म और उसके बाद है दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। तो अब अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट के 2 कंटेंट हैं, एक है सेल मेम्ब्रेन और एक है प्रोटोप्लाज्म। इसे अपन कहते हैं जीव द्रव्य। यह है जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट। देखो प्रोटोप्लास्ट एक कोई सी भी प्लांट सेल है, सेल वॉल हटा दो और वैक्यूल हटा दो, रिक्तिका हटा दो, बचा हुआ मटेरियल क्या है, प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट के 2 पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो अगर किसी भी एनिमल कोशिका है, उस एनिमल कोशिका में से यदि सेल मेम्ब्रेन को हटा दे तो बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा भी, प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए अपन बात करें, ये एक एनिमल कोशिका है, ये इसमें न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये जो है इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल है।
तो ये क्या है अभी, प्रोटोप्लास्ट। ये सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट, जिसमें सेल वॉल और वैक्यूल नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन भी हटा दो, तो ये सेल मेम्ब्रेन हटा दिया। अब बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो क्लियर हुआ कि प्रोटोप्लास्ट तो क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन हटा दे। सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, एक लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक त्रिस्तरीय कला है, जिसमें प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर उपस्थित होते हैं। तो देखो, प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर, इसे अपन कोशिका कला कह सकते हैं। और जो मॉडर्न नाम इसको दिया गया है वो है, इसको क्या दिया गया अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि ये किसके चारों तरफ है, प्रोटोप्लाज्म के क्या है अभी, चारों ओर है, इस कारण से इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया है, प्लाज्मा कला नाम दिया गया है। तो प्रोटोप्लाज्म क्लियर हो गया। तो किसी भी जंतु कोशिका से सेल मेम्ब्रेन को हटा देने के बाद कोशिका में बचा हुआ मटेरियल क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, अब प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट है, एक है बेटा साइटोप्लाज्म, और एक है न्यूक्लियस। दो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म को अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। देखिए, आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़े होंगे, तब कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य एक ही चीज है, ये क्लियर बता दिया होगा, परंतु ये अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट है। अब अपन बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है, तो देखिए अभी अपन ने देखी कोशिका, ये सेल अपन ने की कि ये जो क्या है प्रोटोप्लाज्म, या अपन ने कहा कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये अंदर कंटेंट उपस्थित है, इसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। इसमें से सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा हटा दिया जाए, ये सेल मेम्ब्रेन अपन ने हटा दी। अब क्या बच गया, ये प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। अब प्रोटोप्लाज्म में से, इसमें से अपन ने न्यूक्लियस अलग कर दे, न्यूक्लियस को अलग कर दे, तो बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। बचा हुआ मटेरियल क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा का कंटेंट क्या है, जो कि न्यूक्लियस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये क्या है अभी, साइटोप्लाज्म। एक और अपन कॉन्सेप्ट बात करें इसका, कि जैसे अपन साइटोप्लाज्म किस तरीके से अपन इसको परिभाषित करें, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच, इन दोनों को हटा दो, ये नहीं है इसमें और ये भी नहीं है इसमें। इन दोनों के बीच जो कंटेंट प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच जो सेल में प्रेजेंट है, वो सारा का सारा मटेरियल किस में आता है अभी, साइटोप्लाज्म। इट इज क्लियर। तो साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया आपके। तो न्यूक्लियस नहीं आता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आती है, यानी कोई न्यूक्लियस का कोई भी पार्ट नहीं लेंगे इसमें, और जो कवर्ड के रूप में जो आवरण है कोशिका के चारों, वो पार्ट भी अपन नहीं लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो विदाउट कवरिंग और विदाउट न्यूक्लियस बचा हुआ सेल का मटेरियल क्या कहलाएगा अभी, साइटोप्लाज्म। इट इज क्लियर। अब अपन बात करें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भी 3 पार्ट है बेटा, एक है हाइलोप्लाज्म, एक है ट्रोफोप्लाज्म, एक है पैराप्लाज्म। ये 3 पार्ट है। तो हाइलोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, पैराप्लाज्म। पैराप्लाज्म को हम मेटाप्लाज्म भी कहते हैं और ड्यूटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। हम सबसे पहले हाइलोप्लाज्म को हिंदी में काचा द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, काचा द्रव्य, हाइलोप्लाज्म। तो देखिए, जो साइटोप्लाज्म ये पूरा पार्ट है, इस साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के पास में, जो सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वाटर के समान एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइलोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई
सेल ऑर्गेनेलिज कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक उपस्थित साइटोप्लाज्म। दूसरी अपन बात करें जिसमें कोई किसी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कोई किसी प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे, उससे अपन क्या कहेंगे बेटा, हाइलोप्लाज्म। तो ये हाइलोप्लाज्म है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म इसे अपन एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जितना मटेरियल है यहां से हाइलोप्लाज्म को छोड़कर यहां से जो ये मटेरियल है पूरा का पूरा ट्रोफोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियर ये हाइलोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो ये कंटेन है पूरा, इस कंटेन को अपन क्या कहेंगे भी, ट्रोफोप्लाज्म कहेंगे। और जो ट्रोफोप्लाज्म है उसी में सारे के सारे कोशिकी के जो कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं। तो सारे कोशिकांग किस में उपस्थित होंगे, ट्रोफोप्लाज्म में। तो एक बात तो अपन करें कि हाइलोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित सारा का सारा जेली लाइक मेटीरियल जो है, द्रव्य है, वो क्या कहलाता है, ट्रोफोप्लाज्म। और ट्रोफोप्लाज्म में सारे कोशिका के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो ये क्लियर होगी। अब अपन बात करें कि ट्रोफोप्लाज्म में कौन कौन से प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो देखिए कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन, यानी जिसमें कोई किसी प्रकार की कला नहीं पाई जाती, तो कला रहित कोशिकांग, एकल कला युक्त कोशिकांग और दोहरी कला युक्त कोशिकांग। तो विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज एंड डबल यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज। तो अपन बात करें सबसे पहले कला रहित कोशिकांग। कला रहित कोशिकांग में राइबोसोम को इंक्लूड किया गया है। केवल और केवल क्या कौन सा है कला रहित कोशिकांग, एकमात्र कौन सा है, राइबोसोम। राइबोसोम कला रहित कोशिकांग जिसमें किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और यूकेरियोट कोशिका में कौन सा प्रकार का राइबोसोम होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। 80S क्या है, यहां पर स्वेदबर्ग इकाई है। स्वेदबर्ग नामक साइंटिस्ट ने राइबोसोम का एक अवसादन गुणांक बताया था और उस अवसादन गुणांक को उन्होंने स्वेदबर्ग यूनिट के रूप में दिया था और उस वैज्ञानिक के सम्मान के रूप में ही ये एस वर्ड स्वेदबर्ग से ही लिया गया है। तो स्वेदबर्ग यूनिट के रूप में या अवसादन गुणांक के रूप में माना जाता है। तो क्लियर। तो कला रहित कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। आगे अपन बात करें एकल कलायुक्त कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में या ट्रोफोप्लाज्म में एकल कलायुक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो आपने कोशिकांग पढ़े हैं खूब सारे। तो उनमें अपन बात करें गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई या गोल्जी उपकरण एकल कलायुक्त है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। लाइसोसोम एकल कलायुक्त है। सेंट्रोसोम जिसे अपन तारक काई कहते हैं, एकल कलायुक्त है। माइक्रोट्यूबल्स सूक्ष्म नलिकाएं जो एकल कलायुक्त है। सीलिया, फ्लैजिला ये भी एकल कलायुक्त है। माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म काई ये भी एकल कलायुक्त है। सूक्ष्म काई 3 प्रकार की है, स्पिरोसोम, प्रोक्सीसोम, ग्लाइओक्सीसोम। ये सारे के सारे जितने भी कोशिकांग हैं ये सारे के सारे कोशिकांग कैसे हैं बेटा, एकल कलायुक्त कोशिकांग है जिनके चारों ओर एकल कला पाई जाती है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया अपने। तो विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, राइबोसोम। और एकल कलायुक्त सेल ऑर्गेनेलिज कौन से हैं, तो गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदवी जालिका, सेंट्रोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोट्यूबल्स, लाइसोसोम। ये सारे के सारे कोशिकांग कैसे हैं भी, एकल कलायुक्त। अब अपन बात करें दोहरी कलायुक्त। दोहरी कलायुक्त का मतलब है जब सेल ऑर्गेनेलिज के चारों ओर एक मेम्ब्रेन ये हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, यानी 2 कलाओं के रूप में यूनिट मेम्ब्रेन उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहेंगे, दोहरी कलायुक्त सेल ऑर्गेनेलिज। और वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड।
माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। लवक में 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। तो ये सारे तीनों प्रकार के जो लवक है उनमें सब में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो दोहरी कलायुक्त 2 ही कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन है, हरित लवक या लवक। ठीक है, तो ये दोहरी कलायुक्त हो गए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एकल कलायुक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, दोहरी कलायुक्त कोशिकांग कौन सा है, कला रहित कोशिकांग कौन सा है, और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो वो है राइबोसोम। इट इज क्लियर, यहां तक अपने क्लियर हो गई। अब अपन बात करें जो तीसरा अपना साइटोप्लाज्म का पार्ट बच रहा था वो है पैराप्लाज्म या मेटाप्लाज्म या इसे अपन कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म। देखो ड्यूटोप्लाज्म ये नॉन लिविंग पार्ट्स है कोशिका। तो देखिए जो ये अपना जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग पार्ट्स भी, इंक्लूजर्स भी प्रोजेक्ट होते हैं, उन्हीं को अपन कहते हैं। तो अजीवित अंतर्द्रव्यी वस्तुएं, यूं कह सकते हैं अपन इसको। तो कोशिका द्रव्य में जो नॉन लिविंग कोशिकाएं पार्ट्स उपस्थित होते हैं उन्हें अपन कहते हैं पैराप्लाज्म। अब पैराप्लाज्म के रूप में 3 मटेरियल इसमें उपस्थित होते हैं। पहले है रिजर्व प्रोडक्ट या अपन कहें संचित पदार्थ, इन्हें अपन हिंदी में कहते हैं संचित पदार्थ, या इन्हें अपन कह सकते हैं बेटा संचित खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। संचित खाद्य पदार्थ के रूप में क्या उपस्थित हो सकते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड अपन कह सकते हैं। तो ये सारे 3 प्रकार के जो है संचित खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में, जो कि पैराप्लाज्म में इंक्लूड किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा मिलती है अपने को, प्रोटीन जो बॉडी बिल्डर के रूप में है, वसा इनसे भी ऊर्जा मिलती है और अपने शरीर की जो स्किन है उसके नीचे जमा होकर अपने को उष्मारोधी आवरण भी प्रदान करते हैं। तो ये 3 संचित खाद्य पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं और ये कोशिका की जैविक क्रियाओं, उपापचय क्रियाओं और जो कार्य की क्रियाएं हैं उनमें भाग लेते हैं और ऊर्जा प्रदान करने का यह कोशिका के जीवन के संचालन हेतु इनकी आवश्यकता है। सेकंड अपन बात करें एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ। देखो नाम से पता लग रहा है उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रिएटरी पदार्थ जिनका कोई काम नहीं है। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट होंगे कोशिका में, जितने भी ये इस तरीके के उत्सर्जी पदार्थ होंगे, ये कोशिका की जैविक क्रियाओं में, उपापचय क्रियाओं में या कार्य की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ये कोशिका के लिए कोई लाभकारी नहीं है, यानी इनकी कोई फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, किंतु ये इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि हम इनका यूज करते हैं। तो ये सेकेंडरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसके बाद सीक्रेट किए जाते हैं, उसके बाद उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जैसे एल्केलॉइड्स, ये कौन कौन से अभी एल्केलॉइड्स क्या है अभी, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है और इनका प्रयोग अपन ड्रग्स में प्रयोग करते हैं, दवाइयां बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। असेंशियल ऑयल, आवश्यक ऑयल जिसमें अपन गंध और परफ्यूम प्राप्त होती, गम जिसे अपन गोंद कहते हैं, ग्लाइकोसाइड, लेटेक्स दूध के समान जो स्ट्रक्चर मटेरियल जिसे रबर शीट के रूप में अपन कह सकते हैं, रेजिन एक काला मटेरियल होता है जो अपने कभी कभी प्लांटों में देखा हो तो एक काले रंग का सा तरल पदार्थ निकलता रहता है, वो रेजिन है। टेनिन जिससे अपन कत्था प्राप्त करते हैं जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। मिनरल क्रिस्टल, खनिज के क्रिस्टल भी उपस्थित होते हैं। तो ये एक किसे उत्सर्जी पदार्थों के रूप में उपस्थित है। फिर है तीसरा जो है सिक्रेटरी प्रोडक्ट जिसे अपन स्त्रावी उत्पाद कहते हैं और ये आर्थिक महत्व के रूप में और साथ ही साथ किस प्रकार के हैं भी, कोशिका के लिए कार्य की या उपापचय क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। इसमें आते हैं भी पिगमेंट जिसे अपन वर्णक कहते हैं, बहुत सारे प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं जैसे लाल, पीले, नीले, कैरोटिनोइड वर्णक, जेंथोफिल वर्णक, ठीक है, इसी प्रकार क्लोरोफिल वर्णक। तो पिगमेंट्स उपस्थित होंगे। एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स
स्त्रावित किए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। विटामिन उपस्थित होते हैं इसमें, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी। इसके अलावा नेक्टर यानी मकरंद कोश, मकरंद जो पुष्प होता है, उस पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अभी दल कहते हैं, जो रंग बिरंगी होती है, उनमें नेक्टर कोश प्रेजेंट होते हैं, यानी मकरंद कोश उपस्थित होते हैं। और उसमें मकरंद होता है, यानी शहद, मीठा पदार्थ होता है, जिसे अपन नेक्टर कहते हैं। तो ये सिक्रेटरी स्रावी पदार्थ है। तो ये थी भी एक कोशिका के साइटोप्लाज्म की पार्ट। ये यहां तक जो है वो सारा का सारा किसमें आ रहा है, अभी साइटोप्लाज्म में आ रहा है। तो अधिकांश कोशिका किससे बनी हुई है, साइटोप्लाज्म। तो अपन यूं एक बार और मैं क्लियर कर दूं, साइटोप्लाज्म क्या है। सारे के सारे कोशिका को इन्वेलोप को हटा दो, यानी कोई कोशिका के आवरण नहीं है, और न्यूक्लियस को हटा दो, बचा हुआ कंटेंट सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। इट इज क्लियर। मैं आपको कहूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म में से क्या है, सेल मेम्ब्रेन को हटा दो, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कहेंगे अपन, प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों चीजों को, जैसे मैं कहूं कि ये सेल मेम्ब्रेन हटा दी, अब ये क्या है अभी, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन और लगा दूं मैं इसके, तो ये अब क्या हो गया, अभी प्रोटोप्लास्ट हो गया। क्लियर। तो ये थी अपने। अब अपन बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस देखिए कोशिका के सेंटर में उपस्थित होता है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिका केंद्रक कला उपस्थित होती है। अपन बात करें केंद्रक की, तो देखिए ये केंद्रक कला हो गई, ठीक है। ये केंद्र का जो भी डबल मेम्ब्रेन के रूप में होती है, इसके चारों ओर भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इसको अपन डबल यूनिट मेम्ब्रेन वाले कोशिकाओं में क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये कोशिकांग नहीं है, ये कोशिका का ब्रेन है, ये कोशिकांग नहीं है। जैसे मैं कहूं कि अपनी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, परंतु ये जो है ये अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग यूनिट है ना, अपनी कंट्रोल यूनिट है ना, ऐसे ही ये कोशिका की कंट्रोलिंग यूनिट है, इसलिए इसे सेल ऑर्गेनेलीज में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये अलग ही एक पार्ट है। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो भरा हुआ जेली लाइक मटेरियल है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें क्रोमैटिन नेटवर्क उपस्थित होता है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क हो गया, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो डीएनए होता है, प्लस आरएनए होता है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं, और ये सभी मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। एक वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग यूनिट है, जो जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं कोशिका। तो यूकेरियोट कोशिका में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये थे भी यूकेरियोट कोशिका के अवयव। सेकंड अपन बात करें प्रोकैरियोट कोशिका के अवयव। प्रोकैरियोट कोशिका के क्या अवयव है, आप जानते हो अच्छी तरह, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट कोशिका किसे कहते हैं। एक ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक व कोशिकाओं का क्या हो, अभाव हो, ऐसी कोशिका को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं। उसके क्या क्या कंटेंट है, उसमें कौन कौन से अवयव है, वो अपन बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए उसमें 10 अवयव उपस्थित होते हैं। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, एपिसोम, फ्लैजिला, पीली और फिम्ब्रिया। ये 10 कंटेंट उसमें उपस्थित होते हैं। एक एक कंटेंट को अपन बात करेंगे यहां पर, और मैं आपको यहां पर एक डायग्राम से समझाता हुआ चलूंगा। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल। तो सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोट सेल में इस तरीके से एक सबसे बाहरी कवर्ड आवरण होता है, रक्षात्मक आवरण, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ये है भैया ग्लाइकोकैलिक्स, ये एक ग्लाइकोकैलिक्स आवरण है, सबसे बाहरी आवरण, जो प्रोकैरियोट कोशिका को प्रोटेक्शन देता है। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या आते हैं बेटा, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का क्या करते हैं, हमें रोगी बनाते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। तो हमारे को डिजीज या अपने रोग पैदा करने के लिए उनको चाहिए कि हमारी जितनी भी जो प्रतिरोधक क्षमता है उनसे वो बचे। तो अपन भोजन के साथ जैसे जीवाणु खा रहे हैं,
तो हमारे शरीर में डाइजेशन करने वाले विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइमों से अपनी बॉडी को बचाना होता है, किसको? जीवाणु को। तो उसके लिए क्या होता है? इसमें ग्लाइकोकैलिक्स होता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव आवरण होता है। जैसे अपन मैं कहूं कि प्लांट सेल में प्रोटेक्टिव कवर के रूप में 2 लेयर है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों है। एनिमल सेल में प्रोटेक्टिव कवर के रूप में सेल मेम्ब्रेन है केवल। बैक्टीरियल सेल की बात करें या प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो प्रोटेक्टिव कवर के रूप में, रक्षात्मक आवरण के रूप में 3 लेयर प्रेजेंट है, 3 रक्षात्मक आवरण है। ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है सेल वॉल, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। तो 3 प्रोटेक्टिव आवरण हो गए। तो अपन देखो ग्लाइकोकैलिक्स, इसे अपन अवपंक स्तर बोलते हैं हिंदी में, अवपंक स्तर। ये रक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, परंतु उसकी जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है उनसे मिलकर बना हुआ, पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ। अब इसमें 2 लेयर होती है, एक होती है स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल। जब पॉलीसेकेराइड लूज रूप में हो और एक पतली स्तर के रूप में हो तो उसे अपन कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। और जब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसमें उपस्थित जो पॉलीसेकेराइड है वो बहुत कॉम्पैक्ट रूप में हो और थिक लेयर के रूप में, मोटी लेयर के रूप में उपस्थित हो तो उसे अपन कहते हैं कैप्सूल। तो ये कैप्सूल के रूप में या स्लाइम लेयर के रूप में हो सकता है। तो ये हो गया पहला कवर्ड आवरण, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें सेल वॉल। ये हो गई सेल वॉल, ये सेल वॉल बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये दूसरा कंटेंट हो गया। सेल वॉल जो है प्लांट सेल की तुलना में अलग प्रकार की होती है, ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जबकि जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल किसकी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो कितने कवर्ड हो गए, तो हो गए ना प्रोटेक्ट। यदि अपनी बॉडी के चारों ओर भी स्किन के ऊपर और स्किन होती और अपन एक चारों तरफ से बंद हो जाते तो अपन भी बहुत सारे जो पैथोजेंस है उनसे बच जाते। अभी आपने देखा होगा कि अपन जो कोविड-19 वायरस है उससे बचने के लिए डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? पूरी पॉलीथीन की पीपीपी बनी किट में रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के चारों ओर भी ऐसे प्रोटेक्टिव कवर्ड है, तो वो अपने आप को बचा लेते हैं अपनी जो विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनसे। तो हो गए सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 पार्ट हो गए अपने। उसके बाद अपन बात करें साइटोप्लाज्म। ये है बेटा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर भरा हुआ है। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या उपस्थित है वो अपन बात करें। अभी मैंने बात किया कि मेनली कोशिका में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में। ये सारा किसमें इंक्लूड किया गया था? साइटोप्लाज्म में इंक्लूड किया गया था। तो ऐसे ये भी पूरा कंटेंट किसमें है? साइटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या उपस्थित है? मीजोसोम, पहला पार्ट। तो देखो मीजोसोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से बेटा अंतर्वलित यानी फोल्ड हो जाती है और उससे एक ऑर्गन बनता है, सेल ऑर्गेनेलिज, जिसे कहते हैं मिजोसोम। या इसे मिसोसोम भी अपन कह सकते हैं। तो ये है मिसोसोम या मिजोसोम भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये एक सेल ऑर्गेनेलिज बन जाता है। ये जो सेल ऑर्गेनेलिज है ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। जो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है इस कोशिका के लिए। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम जो होगा इसमें वो होगा बेटा, देखो जो यूकेरियोट कोशिका है उसमें होता है 80S और इसमें जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S प्रकार का राइबोसोम, 70S प्रकार का राइबोसोम होगा। सेकेंड अपन बात करें पॉलीराइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम, ये एमआरएनए है और इसके साथ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं इसे अपन कहते हैं बेटा पॉलीराइबोसोम। तो जब अनेक राइबोसोम कनेक्ट हो जाए वो हो गए पॉलीराइबोसोम। इट इज क्लियर? यहां तक क्लियर हो गए। रिजर्व फूड मटेरियल, देखो यहां पर भी अपन ने रिजर्व फूड मटेरियल की बात की थी। तो रिजर्व फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड थे। यहां अपन बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल में ग्लाइकोजन और प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल के रूप में जैसे फास्फेट के आयन, सल्फर के आयन, आयरन, इस तरीके से विभिन्न जो मिनरल्स के जो आयन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। गैस वैक्यूल, तो छोटी छोटी वैक्यूल्स उपस्थित होती है, गैस जिन्हें अपन गैस वैक्यूल कहते हैं।
पिगमेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन, इस तरीके के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वर्णक उपस्थित है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन वर्णक उपस्थित होते हैं। पिगमेंट को अपन हिंदी में कहते हैं वर्णक, वर्णक उपस्थित होते हैं। फिर अपन थाइलेकोइड बात करें। थाइलेकोइड क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन की इस तरीके से छोटी छोटी क्या पाई जाती है? चक्तियां पाई जाती है, जिन्हें अपन थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड का कोई हिंदी नाम नहीं है। तो ये मेम्ब्रेन के क्या है? खंड है, सेगमेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के। और ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है उनमें उपस्थित होती है। तो ये हो गई थाइलेकोइड। तो यहां साइटोप्लाज्म अपने क्लियर हो गया। उसके बाद अपन बात करें न्यूक्लियोइड या जिनोफोर, 5th नंबर का पार्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट जो सेल है उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर उसमें एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक आध न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से या जिनोफोर के नाम से जानते हैं। तो इसमें इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस में क्या एब्सेंट होते हैं भाई? बताइए आप, क्या एब्सेंट होते हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, और न्यूक्लियोलस केंद्रिका नहीं होती। ऐसे न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं भी? ऐसे न्यूक्लियस को अपन प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें यही होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ये जो सब क्रोमैटिन है, ओपन रूप में है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस नहीं है। इस तरीके के न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड या जिनोफोर केंद्रकाव। हिंदी में बोलते से केंद्रकाव, केंद्र के समान दिखने वाला। देखो नाम से पता लग रहा है केंद्रकाव, केंद्रक नहीं, केंद्र के समान आभा देने वाला केंद्रकाव। क्लियर? तो ये हो गया अपना। अब अपन बात करें जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, वो क्रोमैटिन नेटवर्क किसका बना होता है? यानी क्रोमैटिन जाल डीएनए होगा, आरएनए होगा, और नॉन स्टोन प्रोटीन होंगे। स्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहते हैं इसमें, नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होगा। आगे अपन बात करें, इसमें जो क्रोमोसोम बनेंगे, वो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो बनेंगे, वो कैसे गुणसूत्र होंगे? प्रो क्रोमोसोम उसे अपन कहते हैं, यानी प्राक गुणसूत्र के नाम से उसे अपन जानते हैं। तो प्राइमेटिव क्रोमोसोम होते हैं। सारा का सारा क्रोमैटिन जाल से केवल एक ही गुणसूत्र बनता है। तो देखो बेटा, इसमें जो सूत्र गुणितता अगर मैं बात कहूं तो अगुणित हो सकती है, द्विगुणित हो सकती है, गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होगी। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होगी, एक जाति विशेष में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होगी। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र है, तो इसमें 46 गुणसूत्र हो गए। और अगर n अगुणित की बात करूं मैं तो 23 गुणसूत्र हो गए। किंतु अगर मैं कहूं कि प्रोकैरियोट कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 1, केवल सिंगल गुणसूत्र होता है, तो इसकी सूत्र गुणितता क्या होगी? अगुणित। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोकैरियोट कोशिका की सूत्र गुणितता बताइए, तो वो क्या होगी बेटा? अगुणित, क्योंकि एक गुणसूत्र होता है इसमें केवल। क्लियर? यहां तक अपने ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन बात करें इसके अलावा प्लाज्मिड इसमें उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड क्या है बेटा? न्यूक्लियर जो डीएनए, इसके अलावा एक सर्कल वर्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के 3 रूप हो सकते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कोन प्लाज्मिड। आर इसे अपन फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, आर को अपन प्रतिरोधक प्लाज्मिड कहते हैं, और ये कोन प्लाज्मिड ये प्रतिजैविक प्लाज्मिड के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका आगे अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट। एपिसोम ये भी प्लाज्मिड ही है, परंतु जब प्लाज्मिड न्यूक्लियर डीएनए के साथ अटैच हो जाए, अलग वर्ताकार डीएनए है परंतु सेपरेट न होकर न्यूक्लियर डीएनए के साथ ही अटैच हो जाए, तो जैसे प्लाज्मिड था और इसके साथ अटैच हो जाए, अब क्या माना जाएगा इसे? एपिसोम। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें फ्लैजिला। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे ये यहां पर ये फ्लैजिला हो गई। उसके बाद पीली, इसमें अनेक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन पीली कहते हैं। पीली 2 तरीके की होती है, एक होती है सेक्स पीली जो संयुग्मन में भाग लेती है, लैंगिक संयुग्मन में भाग लेती है, लैंगिक रिकॉम्बिनेशन में भाग लेती है, और एक होती है वेजिटेटिव पीली जो कायिक कार्य करती है, अनेक प्रकार की जो इसकी जो
मूवमेंट है उनसे संबंधित कार्य करती है। और फिर होती है लास्ट में फिम्ब्रिया, और ये भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी भी प्रोकैरियोट सेल के कंटेंट, जो हमने 10 कंटेंट बात किए, जिसमें ये अपन ने बात की ग्लाइकोलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अपन ने मिजोसोम की बात की, तो ये मिजोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजन प्रोटीन पार्टिकल उपस्थित होंगे। इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल के रूप में फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट जैसे आयन उपस्थित होंगे। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगी। पिगमेंट, बहुत सारे प्रकार के इसमें पिगमेंट जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडीन, थाइलेकॉइड जो कि मेम्ब्रेन जो फोटोसिंथेसिस करती है वो हो गए। ये न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मिड हो गए, एपिसोम, फ्लैजिला, पीली और फिम्ब्रिया। ये सारे कोशिका अवयव किसके हैं? प्रोकैरियोट कोशिका के हैं। यूकैरियोट कोशिका के कोशिका अवयव भी अपन ने बात किए, जिसमें सेल वॉल, वैक्यूल और प्रोटोप्लास्ट 3 मेन पार्ट थे। प्रोटोप्लास्ट के 2 पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट है, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फिर 3 पार्ट है, हाइलोप्लाज्म, पैराप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। ये 3 पार्ट है। क्लियर? तो ये थी भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका के कोशिका अवयव। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट्स करके देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोशिका सेल मेम्ब्रेन या कला नहीं पाई जाती, यानी कला रहित कोशिकांग का नाम बताना है। और दूसरा आपको क्वेश्चन देना है वे कौन से कोशिकांग हैं जिनमें दोहरी कला पाई जाती है। तो कला रहित कोशिकांग का क्या नाम है और दोहरी कलायुक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं? इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स करके देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।